जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का सेकंड महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने एक क्लास देख ली है और हमने आपको बताया है कि हर एक पेपर का आपके 2 महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी, जिसमें हाफ सिलेबस का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो हमने पहले देख लिए हुए, बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझ लिया है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोट्स दे दिया है, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड जो पार्ट है, इसमें कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहे। आपको पेपर थर्ड पेपर फोर्थ का भी महासंग्राम रिवीजन क्लास कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। नोट्स दिया जाता है इसलिए, जिससे आप जो है उसका रिवीजन कर लें। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आप नोट्स से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से क्या तात्पर्य होता है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अनावश्यक मात्रा में एकत्र हो रही है, उससे वर्षा के समय गैसें पानी में अभिक्रिया कर अम्ल बनाकर वर्षा के जल को तेजाब में परिवर्तित कर देती हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा तथा तेजाबी वर्षा कहते हैं। जैसे कि वर्षा होती है, हमारा जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं जो हमारे इफेक्ट करती हैं। विभिन्न ऐसी भी गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी जो होते हैं गैसें, वह जल के साथ अभिक्रिया करके तेजाब बन जाती हैं, और वही जब एक प्रकार से वर्षा होती है तो उसमें कुछ आ जाती हैं, जिससे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं प्रकृति पर भी और विभिन्न वनस्पतियों पर। उसको हम आगे चल के देखेंगे। आप अम्ल वर्षा अच्छे से समझ गए होंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन क्या है, इसके रूप बताइए। मृदा अपरदन के 2 रूप स्तर एक प्रकार से अपरदन और अवनालिका अपरदन है। पहले से मिट्टी पूरी तरह अपना स्थान छोड़ देती है और वर्षा के जल के 3 प्रवाह से ऊपर से तह एक प्रकार से बह जाती है। असम, उत्तरी बिहार तथा उत्तर प्रदेश में कुमायूं जनपद में यह अपरदन अधिक होता है। वनस्पति के आवरण के नष्ट हो जाने पर जल एवं वायु द्वारा यह क्रिया होती रहती है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होंगे कि मृदा की जो परत है वह किन्हीं कारणों से जो है वह हट जाती है। जैसे कि मृदा जैसे अपरदित होती है जल के प्रवाह से, वायु के वेग से, इन सभी कारणों से जो है क्या हो जाती है, मृदा अपरदित हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ लिया है। अगर जो बच्चे पहली बार आए हैं, नहीं देखे हों, तो आपको पेपर फर्स्ट का भी महासंग्राम रिवीजन क्लासेस 2 कराई गई हैं और पेपर सेकंड का भी एक पहले जो कराया गया है वो आप देख सकते हैं, और नोट्स हमने बताया कि जो कि टेलीग्राम से आप रिवीजन कर सकते हैं। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का भी कराया जाएगा। पेपर सेकंड आज समाप्त होगा, कल से पेपर थर्ड की महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल प्रदूषण के कारणों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से भी जल प्रदूषित होता रहता है। इस प्रदूषण का कारण जल में मिश्रित होने वाली विभिन्न गैसें, खनिज, ह्यूमस पदार्थ, जीव जंतुओं का मलमूत्र आदि होता है। इन विभिन्न एक प्रकार से कारणों से जल प्रदूषण होता है। जैसे कि कुछ जल प्रदूषण कैसे हो जाता है कि आप जो विभिन्न प्रकार के जो खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं अपने खेतों में, और वह मान लीजिए बारिश में प्रवाहित होकर तालाबों में, बदल में चली जाती हैं, तो उससे जल प्रवाहित होता है और जल के साथ वह जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तालाब का भी विभिन्न उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को वह एक प्रकार से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। जल प्रदूषण के कारण पौधों एवं मानव सहित समस्त जंतु समुदाय को गंभीर क्षति पहुंचती है। जल प्रदूषण के सबसे अधिक शिकार जो है मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोगों एवं कई प्रकार के हानिकारक रोगों जैसे कि हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वार, पैरा टाइफाइड, पेचिस आदि का एक प्रकार से प्रसार होता है। ठोस प्रदूषकों से युक्त जल का सेवन करने से एस्बेस्टोसिस व मिनीमाता रोग हो जाता है। मिनीमाता आपने सुना होगा रोग। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से जो है इटाई रोग हो जाता है, तथा आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। तो जल प्रदूषण जो होता है उसके कारण विभिन्न जो है बीमारियां फैलती हैं, जो कि हमने आपको बताई। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव।
बताइए। अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अम्ल वर्षा के दुष्प्रभावों को निम्नलिखित 5 भागों में 5 वर्गों में प्रभावित किया हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि जब तेजाब के जैसे पानी की वर्षा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला उन्होंने क्या बताया वैज्ञानिकों ने, वनों, खेतों, नदियों एवं झीलों के संतुलन में कमी होने वाले परिवर्तन जो है हो जाते हैं। दूसरा है फसलों, वनोपज एवं जलीय तेलों की उत्पादकता में कमी हो जाती है। तीसरा है स्थलीय एवं जलीय वनों के जाति वैविध्य और प्रतिरोध में कमी हो जाती है। चौथा है महत्वपूर्ण मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में कमी हो जाती है। और पांचवा है भौतिक पदार्थों एवं ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के मतलब वैज्ञानिकों ने बताए हुए हैं कि 5 प्रकार के दुष्प्रभाव जो है बांटे हुए हैं। अगला हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत बताइए। मृदा को विकृत होने को ही क्या कहते हैं हम, मृदा प्रदूषण कहते हैं। फसलों की पैदावार को बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग से मृदा के संगठन में परिवर्तन होता है। इनका दूरगामी हानिकारक प्रभाव होता है। ये समस्त पदार्थ धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं और पौधों के द्वारा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण जो है मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। ये मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होता है, जिससे हम मृदा की उपज क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न हमारा है अम्ल वर्षा के क्या कारण हैं। वर्षा के जल में अम्लीयता में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जिसकी प्राप्ति ताप विद्युत संयंत्रों, तांबा, निकल और प्रगालकों एवं जीवाश्म ईंधन जलने वाले नगरों और गांव क्षेत्रों से होती है। यह गैस जो है निरंतर वातावरण में प्रवेश करती रह जाती है और इसे दूषित करने का मुख्य कारक बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी अम्लीयता में वृद्धि होती है और विद्युत संयंत्रों, ऑटोमोबाइल्स, धुआं, स्पेस हीटरों से निकलते रहते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो एक मनुष्य प्रयोग में ला रहा है, जिससे जो हैं अम्ल बनाने वाली गैसें जो हैं निकल रही हैं, वह सभी कारण इसमें होते हैं। अगला हम देखेंगे, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न मृदा परिच्छेदिका क्या है। भूसतह तथा नीचे स्थित आधार शैलों के ऊपर भाग जो होता है बीच समस्त मृदा मंडल के लंबवत को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। स्पष्ट है कि मृदा परिच्छेदिका जो होती है मृदा के संघटकों के लंबवत वितरण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां हमारा है प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रदूषक के स्रोत भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि खनिज ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट जो मैटर हैं और हाइड्रोकार्बन एवं धातु तत्व, ये सभी जो हैं एक प्रकार से खनिज ईंधन को जलाने से ये चीज़ें निकलती हैं। अगला क्या है प्रदूषण जो करती हैं। अगला है हमारा रासायनिक खाद्य कारखानों में यूरिया की धूल जो होती है। तीसरा है पेट्रोल के जलने में से जो शीशा निकलता है। चौथा है एल्युमिनियम उत्पादकों से क्लोराइड और अणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोधर्मिता आदि प्रदूषक निकलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं, जैसे कि जिसे हम दैवीय विपत्तियां भी कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं पृथ्वी पर बहुत अधिक विनाश कर देती हैं। इनके प्रतिकूल प्रभाव से मानव और वन्य जीव जो है तबाह हो जाता है, जैसे कि सूखा, बाढ़, प्रचंड तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, महामारियां तथा जलवायविक व्यतिक्रम आदि ऐसी ही विपदाएं होती हैं जो कि क्षण भर में एक प्रकार से मनुष्य के विभिन्न जो भी संपत्ति बनाया हुआ जीवन हुआ उसे नष्ट कर देती है। मान लीजिए भूकंप आया, आपने वर्षों में घर बनाया हुआ है, भूकंप ने पल भर में आपके घर को तबाह कर दिया। उसमें विभिन्न आपके परिवार के सदस्य, जैसे कि ऐसा होता है विभिन्न स्थानों पर, तो ये जो क्षणिक भर में आती हैं या प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। दैवीय आपदाओं
से जनधन की अपूर्णी क्षति होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तथा प्राकृतिक प्रकोपों को पर्यावरणीय प्रकोप भी कहा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी डेवलप्ड जगह पर आपने देखा होगा भूकंप आया और उसको फिर से वैसे ही बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पर्यावरण प्रकोप वह प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना है जो प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों की सहन शक्ति को तोड़कर अपना प्रभाव डालती हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, सूखा आपदा क्या है। लंबे समय तक अनावृष्टि या पानी न बरसने से सूखे का प्रकोप आ जाता है। सूखे में फसलें, पौधे तथा जलाशय जो है सूख जाते हैं तथा अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। सीजी बेट्स का मत है कि सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा की 75% या उससे कम तथा मासिक वर्षा जो है सामान्य वार्षिक वर्षा की 60% या उससे कम हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बाढ़ तबाही। ये सब चीज़ें बस आपको एक बार सुननी है, आपको पहले से पता है, बस समझ लीजिए आप रिवीजन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसका जब पीडीएफ नोट्स एक बार आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ही आपका तैयार हो जाएगा। तो बाढ़ तबाही से क्या समझते हैं, तो जो बाढ़ होती है वह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। अतिवृष्टि के द्वारा नदियों में इतना जल पहुँच जाता है कि अत्यधिक जल हो जाता है। अधिक पानी होने पर जल उनके किनारों से उफन कर विस्तृत भाग पर फैल जाता है। इससे क्या होता है कि खेत, मकान, सड़क, जंगल आदि सभी डूब जाते हैं। नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि होने से समीपवर्ती जो भूमि होती है वह जलमग्न हो जाती है और इससे जनधन की हानि, व्यापक हानि होती है। जैसे कि ज़्यादा जब पानी हो जाता है किसमें, नदियों में, तो वह आसपास के क्षेत्रों को भी डुबो ले जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न 14वां है, मृदा संस्तर किसे कहते हैं। किसी भी मृदा परिच्छेदिका में भौतिक तथा रासायनिक संगठन, जैविक तत्वों, मृदा संरचना आदि की विशिष्ट विशेषताओं वाले स्तरों या संस्तरों या उपमंडलों को क्या कहा जाता है, मृदा संस्तर कहते हैं। एक मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न संस्तरों की भौतिक, रासायनिक, जैविक, अजैविक एवं संरचनात्मक विशेषताओं में पर्याप्त अंतर होता है। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के विकास में क्षेत्र विशेष की जलवायु, वनस्पति, जंतु तथा उच्चावच एवं इनमें पारस्परिक अंतःक्रियाओं की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न हम देखें, मानव एक अपरदनवर्ता के रूप में है, इसका वर्णन कीजिए। तो मानव जो है वह क्रियाकलापों द्वारा मिट्टियों की परिच्छेदिका में ऊपरी संस्तरों से उर्वर तत्वों का तीव्रता से निष्कासन हो जाता है। मतलब मानव जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, विभिन्न जो भी अपना रहे हैं तरीके, उससे क्या होता है कि उर्वरक जो भाग होता है उसका धीरे धीरे तीव्रता से निष्कासन हो रहा है, उसकी उर्वरता का, उसकी ऊपरी संस्तर का। मिट्टियों में जैविक तत्वों में कमी हो जाती है तथा मिट्टियों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मानव जनित मृदा अपरदन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अधिक होता है जहाँ पर वन विनाश तीव्रता से हो रहा है। उष्ण एवं उपोष्ण वन बायोम वाले क्षेत्रों में घास क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है तथा हो भी रहा है। स्टेपी तथा प्रेयरी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधी घास क्षेत्र एवं बड़े पैमाने पर पशुचारण हो रहा है और तथा जानवरों द्वारा भूमि की रोदाई कुचलना जारी है। इन सभी कारणों से ये चीज़ें हो रही हैं। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण प्रकोप से क्या तात्पर्य है। तो जीवमंडल के समस्त जीव अपने जैविक एवं अजैविक संगठकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। वे समस्थैतिक क्रिया विधि को कायम रखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी दशा में पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जीवमंडल के अंतर्गत असंतुलन पैदा होने के कारण कभी कभी भीषण घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है और इन भीषण घटनाओं की गहनता एवं तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि जैविक समुदाय पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विनाश की स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण स्वरूप विवर्तनिक संचरण के फलस्वरूप जो है भूकंप प्रकोप आ जाता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, भूजैव रसायन चक्र क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों तथा अवसादों से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं, भूजैव रसायन चक्र कहते हैं। भूजैव रसायन चक्र जो होता है वृहद स्तरीय चक्र होता है जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व जो है पुनः अजैविक स्थिति में वापस आ जाते हैं। अर्थात अजैविक तत्वों, रासायनिक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में कार्बन चक्र बताया था, फास्फोरस चक्र बताया हुआ था,
जल चक्र बताया हुआ था। तो विभिन्न चक्रों को आपने पहले से पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने जो है पहला जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है वह देखा हुआ है कि नहीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भूकंप प्रकोप क्या है। भूकंप की घटना जो है पृथ्वी के आंतरिक बलों के फलस्वरूप घटित होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय दशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विवर्तनिक संचयन के परिणाम स्वरूप होती है। A.H. स्टेहलर के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी तल पर या उसके नीचे शैलों के प्रत्यास्थ गुरुत्वीय संतुलन की क्षणिक कंपन द्वारा उत्पन्न किए गए भूपटल के किसी भाग के कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नगरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है बताइए। नगरीकरण के फलस्वरूप जिन प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का उद्भव हुआ है वो निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी। पहला है, उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन में से प्रदूषण होता है। वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं का विषैला प्रभाव पड़ता है। घरेलू कचरे एवं गंदे जल मल निकास की समस्या एवं उससे प्रदूषण होता है। और पांचवा है, नगरों में गंदी बस्तियों का एक प्रकार से विकास होता है। और छठा है, वाहनों मशीनों एवं अन्य वाद्यों द्वारा शोर प्रदूषण से अत्यधिक वृद्धि एवं नगरों के विस्तार के साथ साथ कृषि भूमि तथा वन प्रदेशों का एक प्रकार से विनाश होता जाता है। यह सभी जो है नगरीकरण के प्रभाव हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला हमारा प्रश्न है, विकास बनाम पारिस्थितिकी संतुलन से क्या आशय है। 1960 के दशक के अंत तक सामान्यतः यह माना जाता था कि वातावरण संरक्षण एवं विकास एक दूसरे के प्रतिलोम है। दूसरे शब्दों में वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास असंभव है। यदि विकास करना है तो वातावरण की गुणवत्ता के ह्रास के रूप में उसकी कीमत चुकानी होगी। परंतु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम या विरोधी नहीं वरन अन्योन्य आश्रित हैं। अगला प्रश्न हम देखें, सुनामी क्या है। तो सुनामी वे उच्च सागरीय तरंगें होती हैं जो सागर तल पर उत्पन्न भूकंप कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होकर तटवर्ती भाग की ओर अग्रसर होती हैं। इनकी ऊंचाई जो है आधा या 1 मीटर होती है, परंतु तरंग दैर्घ्य जो है 80 से 200 किलोमीटर हो सकती है। और उनका वेग जो है 640 से 960 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब बहुत तेज जब आती हैं लहरें वही 1 मीटर उठ कर आती हैं और वह सुनामी कहलाती हैं। तटों के निकट उनकी ऊंचाई जो है 15 से 30 मीटर तक हो सकती है, अर्थात किनारे आते आते वह 15 से 30 मीटर ऊंची हो जाती हैं। 16 जून 1819 ईस्वी को कच्छ भूकंप गुजरात में उत्पन्न सुनामी इतनी भयंकर थी कि तटवर्ती भाग वहां खड़े जलयानों आदि का नुकसान हुआ और उसी भूकंप से निर्मित 24 किलोमीटर लंबे उत्थित स्थलखंड पर लोगों ने शरण ली, जिसके कारण उसे अल्लाह का बांध कहा गया। 2004 ईस्वी में इंडोनेशिया से उत्पन्न सुनामी से लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 20,000 लोगों की मृत्यु जो है भारत ओडिशा में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखें तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है या वैश्विक तापमान क्या है। तो भूमंडलीय तापन का सामान्य अर्थ होता है कि मुख्य रूप से मानव जनित कारणों से वायुमंडलीय एवं धरातलीय वायु के तापमान में क्रमशः वृद्धि तथा भूमंडलीय विकिरण संतुलन में परिवर्तन तथा उसके कारण स्थानीय प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन का होना। एक प्रकार से जब वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हो तो वह क्या होता है, भूमंडलीय तापन एक प्रकार से वायुमंडलीय एवं धरातलीय वायु के तापमान में क्रमशः वृद्धि को हम देखते हैं। विकिरण संवर्धन का अभिप्राय हम देखें तो पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन लाने वाले हरित गृह गैसों के प्रभाव से होता है। अर्थात पृथ्वी तथा वायुमंडल के विकिरण संतुलन पर पड़ने वाले हरित गृह गैसों के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, हम विकिरण संवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है, मानवकृत आपदाएं कौन कौन सी हैं। मानवकृत आपदाएं जैसे कि औद्योगिक दुर्घटना, अग्निकांड, रेडियोधर्मी विकिरण, युद्ध, ये सभी जो हैं मानवकृत आपदाएं हैं। इसके अलावा वायु एवं जल प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग, मानसिक रोग की उत्पत्ति है। बाढ़ निर्माण, वनोन्मूलन के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन के कारण मानव को विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ता है। रासायनिक तत्वों के प्रयोग से दूषित भोज्य पदार्थ जल वायु रोग वृद्धि के कारण एक प्रकार से बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप बस एक प्रकार सुनने में समझ में आ जा रहे होंगे, समझाने वाली बातें हैं नहीं। जैसा कि क्या क्या मानव के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं आपको बताए गए, जिससे कि हानि होती है, जिससे के कारण आपदाएं आती हैं, जिसके कारण बीमारियां आती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषकों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा धातु तत्व आदि खनिज ईंधन से जलने से यह उत्पन्न होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। यूरिया के निर्माण से उत्पन्न जो धूल होता है, पेट्रोल के जलने से उत्पन्न जो सीसा होता है, एल्युमिनियम उत्पादों से निकलने वाले फ्लोराइड्स जो होते हैं वायु को यह प्रदूषित करते हैं। आणविक ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त रेडियोधर्मी पदार्थों के कण हवा में मिल जाते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। तो सबसे पहला उपाय है उद्योगों को रिक्त क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, उनसे निकलने वाले धुएं को नियंत्रित एवं फिल्टर करने का उपाय किया जाए। तीसरा है पेट्रोल एवं डीजल चालित वाहनों को आवश्यकता अनुसार चलाया जाए एवं उनसे निकलने वाले धुओं को कम किया जाए। चौथा है घरेलू उपयोग के चूल्हों को धुएं रहित चूल्हों में जलाया जाए। और पांचवा है वनों को हम विकसित करें, जिससे क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण में रोक लग सकता है। अगला प्रश्न हमारा, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण जो है वह मनुष्य द्वारा बहती नदी में ऊर्जा या ऐसे पदार्थ का निस्तारण जिससे जल के गुण में ह्रास हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल प्रदूषण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाह्य पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए घातक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में यह सहायक होता है। अगला प्रश्न हम देखें 27 नंबर, पर्यावरणीय अस्कर्ष से क्या आशय है। मानवीय प्रगति में पर्यावरण या प्रकृति सदैव सहायक रही है, किंतु आज विकास की दौड़ में तात्कालिक लाभों के लालच ने प्राकृतिक स्रोतों का अनियंत्रित शोषण मानव जीवन को संकट में डाल दिया है। जीवन के स्रोत पर्यावरण का निरंतर क्षय निम्नीकरण को ही आकर्षण कहते हैं और अपकर्षण कहते हैं। और पर्यावरण अनेक तत्वों का समूह है। एक तत्व की अचानक कमी का प्रभाव अन्य तत्वों पर पड़ता है और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और जो पर्यावरण अपकर्षण का कारण बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट हो गया है, पर्यावरणीय अपकर्षण से आपका क्या आशय है, प्रश्न होना चाहिए। यदि किसी कारक में सामान्य रूप से अधिक गिरावट आ जाती है तो पर्यावरण अपना स्वभाव बदल देता है। इसका दुष्प्रभाव सिर्फ मानव पर ही नहीं संपूर्ण प्राकृतिक तंत्र पर पड़ता है। अर्थात पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनमें से किसी भी एक चीज़ में अगर कमी आती है, गिरावट आती है, तो विभिन्न अलग अलग चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, बायोम को परिभाषित कीजिए। ईपीओम के अनुसार प्रादेशिक जलवायु प्रादेशिक जैविक आधार के साथ अंत प्रक्रिया करते हैं और सरल पहचान वाली समुदाय इकाई को उत्पन्न करते हुए व्यापक आधार प्रस्तुत करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम बायोम कहते हैं। अगर हम F.E. क्लीसेंट एवं V.E. सेल्फोर्ड के अनुसार बायोम की परिभाषा देखें तो वह कहते हैं कि बायोम जो है वह निश्चित भौगोलिक विस्तार से युक्त एक जैविक समुदाय है जिसमें मुख्य चरम श्रृंखलाओं के जीवन रूप की विशिष्टता संबंधी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। 29वां प्रश्न हमारा है, पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण प्रबंधन के पक्षों में यह निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, जैसे कि सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण करना, पर्यावरण बोध एवं जन चेतना, अवक्रमित पर्यावरण का पुनर्जनन, और पांचवा है पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण का इंतजाम करना। छठा है प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पर्यावरणीय अधिप्रभाव का मूल्यांकन करना। सातवां है हमारा पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पर्यावरण प्रबंधन के संगठक क्या हैं। पर्यावरण प्रबंधन के संगठकों के अंतर्गत 5 प्रमुख पक्षों को शामिल किया जा सकता है। पहला है कि पर्यावरण बोध एवं जन चेतना, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तीसरा है संसाधनों का प्रबंधन, चौथा है पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन तथा पांचवा है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण का नियंत्रण। ये सभी जो है पर्यावरण प्रबंधन के संगठक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण प्रबंधन के 2 आयाम बताइए, जिसमें से पहला आयाम है पर्यावरण बोध एवं जन चेतना। मनुष्य जन्म से ही पर्यावरण के तत्वों से संपर्क में आता है। वह ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हवा, बाढ़, भूकंप, सूखा, जल, वनस्पति, पशु पक्षियों आदि विविध प्राकृतिक तत्वों से परिचित है। अर्थात वह
इसकी महत्व को समझे और उसको अच्छा बनाए रहे, उसको जो है हानि न पहुंचाए अपने विभिन्न कृत्यों से। दूसरा आयाम क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण जन चेतना जगाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, संधारित विकास क्या होता है? संधारित विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने 1980 में अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी द्वारा किया गया था। 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट से सामान्य रूप से परिभाषित किया। भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से बिना समझौता किए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में परिभाषित इसे किया, जो कि एक प्रकार से संधारित विकास कहलाया, जिसे हम एक प्रकार से अगला हम प्रश्न देखेंगे, संधारित विकास को परिभाषित कीजिए। पियर्स और वारफोर्ड के अनुसार संधारित विकास ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करना है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास नहीं होने दिया जाता। यह जीवन की गुणवत्ता और वास्तविक आय बढ़ाने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय और पर्यावरणीय आगतों की अब तक अपेक्षित भूमिका पर बल देता है। संधारित विकास को हम और क्या कहते हैं? अभी आपने यह वर्ड सुना, आपने यह जाना भी कि फ्यूचर में जो भी संसाधन का प्रयोग हो उनके लिए बचाए रखें, इस प्रकार से हम कम प्रयोग करें। तो ऐसा किसमें होता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपने पिछले चैप्टर्स में, पिछले आपके क्लासेस में पढ़ी होंगी। बहुत ही साधारण शब्द है और बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसका जो है आप अवश्य हमें कमेंट करके बताएं संधारित विकास को आप क्या कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बायोम क्या है? बायोम का अभिप्राय एक जैविक समुदाय से होता है जिसमें परस्पर क्रियाशील इकाई के रूप में पादपों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोम की मुख्य विशेषता प्रभावी जीवन रूप से युक्त चरम समुदाय में प्रदर्शित होती है तथा उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्रमिक समुदायों को हम बायोम कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यह जो सीरीज है पेपर सेकंड का समाप्त होता है। पेपर थर्ड की क्लासेस आपकी कल से आएंगी। वीडियोस प्राप्त करनी हो, अच्छे से आपको तैयारी करनी हो, चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना दिखाते रहिए।